हेलो दोस्तों, इस चैनल का नाम है देश की आवाज। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 की। इस बजट में भारत की वित्त मंत्री ने पर्सनल इनकम टैक्स के रेफरेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया। वह अनाउंसमेंट था कि न्यू इनकम टैक्स रेजीम के अंतर्गत टैक्स छूट की सीमा के लिए इनकम बढ़ा करके 12 लाख तक कर दी गई है, जिसका मतलब है कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है उसको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना। यह अनाउंसमेंट करना ही था कि भारत में महानुभावों के द्वारा बधाई देने की होड़ लग गई। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि टैक्स छूट 12 लाख तक की एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार का, और यह होने के बाद मानो मिडिल क्लास तो अमीर ही हो जाएगा। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखना चाहूँगा और उसके बाद आप ही लोग डिसाइड करिए कि भारतीय मीडिया का यह महिमा मंडन भारत सरकार के लिए सही है या गलत है। भारत सरकार ने वास्तव में मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को कोई छूट दी है अथवा यह धोखा और फरेब है मिडिल क्लास टैक्स पेयर के साथ? यह जालसाजी है या फिर भारतीय सरकार की कृपा है? आप खुद ही डिसाइड करेगा सारे फैक्ट सुनने के बाद। दोस्तों, न्यू टैक्स रेजीम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी बजट 2020 की बजट स्पीच में 2020 से 21 वित्त वर्ष में, तथा 2020 से 21 से दो टैक्स राजिम समानांतर रूप से चल रही है। दोनों में पर्सनल टैक्स के लिए छूट अलग अलग रेट्स पर दी गई है। दोस्तों, यह समझने के लिए कि न्यू टैक्स रेजीम आपके लिए वरदान है या श्राप है, उससे पहले भारत की पर्सनल टैक्स की हिस्ट्री समझाना पड़ेगा, जो कि ओब्वियसली पुरानी टैक्स रेजीम के अंतर्गत रही है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें पिछले 10 से 12 सालों की, तो सन 2012 से 13 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने अपनी बजट स्पीच में जो इनकम टैक्स स्लैब्स पुरानी टैक्स व्यवस्था में डिसाइड किए थे, वह थे 2 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स, 2 से 5 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30% तक का टैक्स। साल के जो टैक्स लिफ्ट थे। अब दोस्तों, एक बात तो तय है, जो आप भी मानते हैं, कि सन 2012 से 13 से अब तक पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। 2012 से 13 ऊपर 30% का टैक्स था और आज भी है। लेकिन दोस्तों, पुरानी टैक्स व्यवस्था या फिर ओल्ड टैक्स राजिम में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जिनको घटा करके फिर इनकम कैलकुलेट होती थी। थे घर का रेंट, दूसरा लीव ट्रैवल अलाउंस, तीसरा क्षेत्र 80C के तहत इन्वेस्टमेंट की छूट, चौथा क्षेत्र 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट और पांचवा गैर सरकारी संगठन को दिया गया दान 80G के अंतर्गत, और छठता, यदि अपने घर के लिए हाउसिंग लोन लिया है तो उसके ब्याज पर भी टैक्स की छूट मिलती थी। यह जो कंपोनेंट्स की छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था में दी गई थी, यह पिछले 10 सालों से चली आ रही थी, और उसका सीधा सा कारण यह था कि कोई व्यक्ति यदि टैक्स देता है तो वह की कमाई पर टैक्स देगा, ग्रॉस रेवेन्यू पर, या फिर अपने खर्चे निकालकर जो प्रॉफिट बच्चा उस पर। जो व्यापारी आदमी होता है वह अपने कमाई में से या इनकम में से अपने खर्चे आसानी से दिखा करके फिर प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट करता है। यदि एक व्यापारी अपने क्रॉस रेवेन्यू पर टैक्स देना शुरू कर दे तो भारत में कोई भी बिजनेस चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सैलरी क्लास को भी यही सुविधा देने के लिए कुछ खर्च अलाउड किए गए थे कि सैलरी वाला भी अपनी सैलरी में से खर्च कम करके फिर जो नेट इनकम बचेगी उसे पर टैक्स दें। तो दोस्तों, 2012 से 13 प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो नए टैक्स स्लैब डिक्लेयर किए गए थे, और यदि टैक्स एक्सेम्पशंस वाले कंपोनेंट्स भी हटा दे, तो यदि किसी व्यक्ति की आय 2013 में 14 लाख भी होती थी, तो 14 लाख में से कम 2 लाख रुपए का घर का रेंट, उसके बाद 1 से 1.5 लाख रुपए का लीव ट्रैवल अलाउंस, और फिर 80C के तहत इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 80G का मेडिकल इंश्योरेंस,
और उसके बाद यदि कुछ दान पुण्य का गैर सरकारी संगठन को दान देकर, तो यह सारे खर्चे और दान काम करने के बाद में नेट इनकम बचती थी 5 लाख के अराउंड। उसे 5 लाख पर सब मिलकर के जो टैक्स बनता था वह था 10 से 20 हजार रुपए का, और किसी किसी व्यक्ति का तो यह भी नहीं बनता था। यदि व्यक्ति ने घर के लिए ऋण लिया था तो ब्याज भी इनकम में से कम हो जाता था। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जो करों में छूट और टैक्स के स्लैब 2012 व 13 में डिक्लेयर किए गए थे, उसके बाद 2014 में केंद्र में सरकार चेंज हुई और नई पार्टी की सरकार आ गई। 2014 से लेकर के 2020 तक महंगाई तो बढ़ गई दुगनी और तिगुनी, लेकिन टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि बीच में जेटली जी ने करों की छूट में थोड़ी राहत और दी थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब हुआ क्या कि 2020 आया और कोविड की महामारी आई, तो भारत की जनता का सब्र का बांध टूट गया। भारत की जनता अपने हक की आवाज भारत सरकार से उठने लगी और टैक्स के स्लैब में चेंज करने की मांग बहुत तेजी से भारत में बढ़ गई। अब भारत सरकार ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। 2020 बजट की स्पीच में भारतीय वित्त मंत्री ने बड़ी चालाकी से यह डिक्लेयर किया कि हम नई टैक्स व्यवस्था भारत में लागू करेंगे। इस टैक्स व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई भी कंपोनेंट्स में रहता नहीं मिलेगी, और जितने भी कंपोनेंट्स पुरानी कर व्यवस्था में अलाउड थे वह सारे नई टैक्स व्यवस्था में खत्म कर दिए जाएंगे। फिर जो एक बात बड़ी चतुराई से कही गई कि आपको जिस भी टैक्स व्यवस्था में फायदा होता हो आप अपना लीजिए, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल उसी तरह था कि एक पिता ने अपने बेटे से यह कहा था कि जब भी वह अपनी परीक्षा में जिस भी सब्जेक्ट में 90% से ज्यादा नंबर आएंगे तो हर उसे सब्जेक्ट के लिए बेटे को 10 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिला करके 6 सब्जेक्ट बेटे की कक्षा में थे। कुछ समय के बाद बेटे ने आवाज उठाई कि पिताजी, हर सब्जेक्ट में 90% लाने संभव नहीं है, अतः इन नंबर प्रतिशत को 80% कर दिया जाए। पिता ने सोचा और बड़ी चतुराई से कहा, सुनो, पुरानी व्यवस्था अगर तुम्हें सही नहीं लगती तो मैं एक नई व्यवस्था दे रहा हूँ। अब तुम्हें सारे सब्जेक्ट में औसत 85% लाने हैं। अगर सारे सब्जेक्ट में एवरेज प्रतिशत 85 का रहा तो तुम्हें मैं 60 रुपए दूंगा अथवा कुछ नहीं मिलेगा। अब जो बेटा था वह इसी सोच में उलझ गया कि मेरा फायदा पुरानी व्यवस्था में है या फिर नई व्यवस्था में है। अपनी मांगों को साइड में रखकर अब दिमाग में एक अलग ही तरह की उथल पुथल मच गई। बस यही भारतीय टैक्स पेयर्स के साथ की कहानी है। अब आप ही लोग डिसाइड करिए कि झूठ और फरेब क्या होता है और ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन क्या होता है। क्या भारतीय टैक्स पेयर के पास यह हक नहीं होना चाहिए कि जो भी उसके जेन्युइन खर्चे हैं उनको अपनी कमाई में से काम करके जो भी कमाए उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए। आज एक अच्छी सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट अगर रेंट पर लेने जाते हैं तो 30 से 40 हजार रुपए से काम में क्या आपको मिल जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है 4 से 5 लाख रुपए साल के। तो दोस्तों, बात करने का मतलब यह है कि सैलरी क्लास के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और जितने भी खर्च पुरानी टैक्स व्यवस्था में अलाउड है उतने ही खर्च नई व्यवस्था में भी अलाउड होने चाहिए। तभी हर साल जो महंगाई बढ़ती है उसका बेनिफिट सैलरी क्लास को मिलेगा। एक व्यापारी जो साल के 1 करोड़ कमाता है वह दुनिया भर के खर्चे एडजस्ट करके भी या तो टैक्स देने से बच जाता है या फिर चींटी भर का टैक्स देता है। और एक सैलरी क्लास का आदमी यदि अपने अपने एक मेट्रो सिटी में अच्छे से रखना चाहे, अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहे, एक अच्छी फ्लैट में रहना चाहे, तो उसके ऊपर इतना सारा का बोझ लगा दिया जाता है कि टैक्स दे दे करके ही सारी कमाई निकल जाती है। एक व्यापारी जो साल का 1 करोड़ कमाता है और एक सैलरी क्लास का आदमी जो 1 करोड़ कमाता है, दोनों पर टैक्स की देनदारी एक जैसी होनी चाहिए। यही इक्वलिटी है। दोस्तों, मेरा मानना है कि इकोनॉमी में पर्सनल टैक्स की कोई जरूरत नहीं है
और सिर्फ जीएसटी पूरी इकोनॉमी चलाई जा सकती है। पर्सनल टैक्स को अबॉलिश या खत्म किया जाना चाहिए। इस सोच के पीछे सीधा सा कारण है कि एक बिजनेस जिसमें की 1 करोड़ की कमाई है, यदि वह 10 लाख की एक गाड़ी खरीदना है या 20 लाख की कोई परचेसिंग करता है, तो यह पूरा का पूरा 10 या 20 लाख उसकी कमाई में से कम हो जाता है। सारे खर्चे दिखाने के बाद वह जीरो इनकम टैक्स देता है। यदि गाड़ियों पर जीएसटी 3 गुना कर दिया जाए और पर्सनल इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वह सैलरी क्लास का हो या फिर बिजनेस क्लास का हो, भारत सरकार को अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स देना ही पड़ेगा। जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत लाखों में है और व्यक्ति की बेसिक नीड्स से पूरी तरह अलग है, चाहे वह लग्जरी प्रोडक्ट्स है या फिर जरूरत की चीजों में ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, उन सब पर जीएसटी 3 गुना कर देना चाहिए। अभी तक क्या होता है कि एक व्यक्ति जो एक दुकान खोलकर बैठा है या फिर कैश में पैसा कमा रहा है, वह भारत सरकार को इनकम टैक्स नहीं देता है, लेकिन सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स अपने घर में खरीदना है कम टैक्स पर। यदि उन सभी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 3 गुना हो जाएगा और पर्सनल इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, तो भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो अभी टैक्स इनकम टैक्स नहीं दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में उसको टैक्स जमा करने ही पड़ेंगे। एक जो सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी है वह है फार्म इनकम पर जीरो टैक्स होना। अभी क्या होता है कि हर बिजनेसमैन, चाहे उसका ज्वेलरी का बिजनेस हो या फिर कोई और बड़ा बिजनेस हो, वह एक बंजर सी जमीन खरीद करके उसे पर एक गाय पाल करके और सारी की सारी ब्लैक इनकम को व्हाइट कर लेता है फॉर्म इनकम में दिखा करके। इसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने पॉलिटिशियंस, कितने बिजनेसमैन इंडिया में फार्मर्स बन करके अपनी ब्लैक की इनकम को व्हाइट कर रहे हैं।